नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन या बॉर्न ओपेनहेमर अनुमान या सन्निकटन की स्टडी करेंगे। बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन क्या है? किसी अणु की जो कुल ऊर्जा होती है, जो कुल इंटरनल एनर्जी होती है, वो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के कारण होती है। तो इन सभी प्रकार की एनर्जी के योग को हम बॉर्न ओपेनहेमर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात E इक्वल टू ई टी आर प्लस ई आर प्लस ई वी प्लस ई। यहाँ ई टी आर ट्रांसलेशन एनर्जी है, ई आर रोटेशनल एनर्जी है, ई वी वाइब्रेशनल एनर्जी है और ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। तो रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का योग कुल एनर्जी होता है, जो कि हम बॉर्न ओपेनहेमर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बॉर्न ओपेनहेमर इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ हम देखें, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, स्थानांतरण ऊर्जा है, वो क्वांटीकृत नहीं होती है, क्वांटाइज नहीं होती है और इसका मान भी बहुत कम होता है। तो हम जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, स्थानांतरण ऊर्जा है, उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारी इक्वेशन क्या होगी? E इक्वल टू ई आर प्लस ई वी प्लस ई, अर्थात जो संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होगी? E, जो कि किसके योग के बराबर होगी? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के। अगर हम इन एनर्जियों का क्रम देखें तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ग्रेटर देन वाइब्रेशनल एनर्जी, इज ग्रेटर देन रोटेशनल एनर्जी, इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशन एनर्जी। यानी ट्रांसलेशन एनर्जी सबसे कम है और बहुत ही कम होने के कारण ये नेग्लिजिबल है। तो इस इक्वेशन को हम बॉर्न ओपेनहेमर इक्वेशन कहते हैं और ये हमारा बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन कहलाता है। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी, इन तीनों का योग कुल इंटरनल एनर्जी होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी का योग कुल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है। ट्रांसलेशन एनर्जी को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो अब हम देखें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स का एक एनर्जी लेवल से, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, उससे दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। दूसरी हम देखें वाइब्रेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा। अणु के अंदर परमाणु एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते रहते हैं, तो जो वाइब्रेशन में जो एनर्जी होती है वो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ना। वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण ही अणु के अंदर दो परमाणु आपस में सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष कंपन या वाइब्रेशन करते रहते हैं। तीसरे हमने रोटेशनल एनर्जी, इसको हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं। यह अणु के घूर्णन के कारण होती है, जिसे हम रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। अगर हम घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी को J से रिप्रेजेंट करें, वाइब्रेशनल एनर्जी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करें हैं और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी को हम किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं? ER इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। यानी इस इक्वेशन से हम रोटेशनल एनर्जी निकाल सकते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी ई न्यू इक्वल टू वी प्लस हाफ वन अपॉन वी प्लस हाफ एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू। और
हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, -2π² me⁴ z² अपॉन n²h²। यहाँ j, न्यू और n पूर्णांक संख्या है, यानी j हमारा क्या है, घूर्णन क्वांटम संख्या, न्यू हमारी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। I जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया और k बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट और न्यू जो म्यू है हमारा वो सम्मानित द्रव्यमान क्या है, सम्मानित द्रव्यमान है, रिड्यूस्ड मास है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, एनर्जी लेवल में कई वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, कंपन स्तर होते हैं, और प्रत्येक कंपन स्तर में घूर्णन स्तर होते हैं। यानी घूर्णन स्तर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेवल है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, उसमें कंपन स्तर होंगे और कंपन स्तर में रोटेशनल या घूर्णन स्तर होते हैं। अब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन तभी संभव है जब क्वांटम नंबर्स जो है उनमें जो चेंज होगा वो यूनिट होगा, इकाई होगा। यानी क्वांटम नंबर में जब परिवर्तन होगा वो हमेशा एक होगा, तभी ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को n से नामांकित कर रहे हैं, यानी और एक से दूसरे एनर्जी लेवल की हम बात करें तो n1 फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, और n2 सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। इसी तरह से अगर हम कंपन ऊर्जा स्तर, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को न्यू से रिप्रेजेंट करें तो न्यू इक्वल टू हमारा 0 1 2 3 4 होगा, यानी ये एनर्जी लेवल है। और अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को J से रिप्रेजेंट करें तो J इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। तो हम देखेंगे घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच जो अंतर है वो बहुत कम होता है, यानी J1 से J2 के बीच या J2 से J3 के बीच जो ऊर्जा अंतर होगा वो बहुत कम होगा। वाइब्रेशनल लेवल में रोटेशनल लेवल से अधिक होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लेवल से कम होगा, और सबसे अधिक एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में होगा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में होगा। हम इन एनर्जी लेवल को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में हम देखें N1 N2 N3 ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं। इसी तरह से अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देखें तो ये हमारे वाइब्रेशनल लेवल एनर्जी लेवल हो गए, ये 1 0 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गए। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ही ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल एनर्जी लेवल हो गए, ये सारे हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं। अब हम ये देखें कि एक रोटेशनल एनर्जी लेवल है ये, तो इसमें ट्रांजिशन करने के लिए ना, एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है ना, 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतनी कम ऊर्जा जो है वो घूर्णन प्रदान कर सकती है। तो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर वो ट्रांजिशन करते हैं, और जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हाई वेवलेंथ
जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम लेवल है वो हाई वेवलेंथ जैसे फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में पाया जाता है, अतः इसे हम इसे क्या कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बैंड स्पेक्ट्रम नहीं आकर कि लाइन स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि ये प्योर केवल रोटेशन के कारण होता है, यानी प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए बैंड के स्थान पर केवल लाइन स्पेक्ट्रम, इस तरह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, रेखीय स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। इसके लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो क्या होगा, डेल जे, यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल क्वांटम नंबर में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, हमेशा इकाई होता है, तो डेल जे प्लस माइनस 1 होगा सिलेक्शन रूल। अब अगर हम देखें कि अगर हम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर ट्रांजिशन करता है तो क्या होगा, एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होता है, यानी ये एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन हुआ, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होने के कारण हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होने के साथ साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर ही रोटेशनल एनर्जी लेवल आते हैं, तो जो दोनों तरह का ट्रांजिशन होगा, इसलिए जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम होगा। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। अब जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है वो इंफ्रारेड रीजन से रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण होता है, इसलिए हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारी कहलाती है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होगा वो क्या होगा, डेल न्यू इक्वल टू हमारा होगा +-1 और डेल जे इक्वल टू +-1, यानी यहाँ रोटेशनल लेवल में और वाइब्रेशनल लेवल दोनों में ट्रांजिशन होता है, तो जो रोटेशनल क्वांटम संख्या और वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या में परिवर्तन होगा वो +-1 होगा। अब हम देखें कि अगर हम अब हम 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे तो 5 अणु जो है वो 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से उत्तेजित होकर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होगा, यानी E1 से E2 में ट्रांजिशन होगा, यानी N1 इलेक्ट्रॉनिक लेवल से N2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन होगा, या हम ये कहें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन E1 से E2 होगा। अब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन में के साथ साथ वाइब्रेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन होगा और रोटेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन होगा, अतः जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। थैंक यू।